नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें कि अमेरिका में आप बहुत लोकप्रिय हैं, ये कहा है जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी शहर हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन ने एक दूसरे का अभिवादन किया और आपस में गले मिले। बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि अमेरिका में आपकी लोकप्रियता बहुत है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा। तो देखिए, G7 में मोदी का जलवा देखने को मिला। आपको बता दें कि हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने परमाणु हमले में मारे गए लोगों को पहले श्रद्धांजलि दी। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है, जो कार्यक्रम रहा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि कई देशों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन से भी उनकी मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने उनसे भी मुलाकात की है। वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज लूला डा सिल्वा की। उनसे भी मुलाकात हुई, उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगा। उनसे कहा कि आप अमेरिका में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और मैं आपका ऑटोग्राफ चाहूंगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच भी बातचीत हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई और इसको लेकर के दुनिया भर की मीडिया में चर्चा हो रहा है। आपको बता दें कि विदेशी मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। जापानी न्यूज़पेपर ने इस खबर को फ्रंट पर छापा है। ये तस्वीर आप देखें। तो जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात रही है, उस पर पूरी दुनिया की नजर रही और पूरी दुनिया की जो मीडिया है उसने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। अब देखिए, जापान के अखबार में फ्रंट पर यह तस्वीर छपी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को आप देख सकते हैं। तो G7 समिट में मोदी से मिले हैं जेलेंस्की। यूक्रेन रूस जंग के बाद दोनों की यह मुलाकात है। आपको बता दें कि 15 महीने से जंग जारी है। कई बार फोन पर तो बात हुई, लेकिन आमने सामने की मुलाकात जो है ये युद्ध के बीच पहली बार है। तो अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जो बातें कही वो बेहद अहम हैं। यूक्रेन जंग को लेकर उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। यूक्रेन जंग जो है वो पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इंसानियत का मुद्दा है। जंग खत्म करने के लिए भारत हर कदम उठाने को तैयार है। समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से कही। दशकों के बाद, लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है।
यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा करता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर समूह के वार्षिक सम्मेलन और क्वाड समूह के शीर्ष नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए जापान के दौरे के बाद आज पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फूमियो किशिदा को ट्वीट कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जापान की एक उपयोगी यात्रा रही। G7 समिट के दौरान दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की और उनके साथ कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की। जापान की सरकार और जनता की गर्मजोशी के लिए आभार। तो उन्होंने जापान की इस यात्रा को उपयोगी बताया है और कहा कि ये यात्रा जो है वो काफी उपयोगी रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और जापान के प्रधानमंत्री का जापान के लोगों का आभार व्यक्त किया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 से पहले विपक्षी एकता को मजबूती देने की कवायद में लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। नीतीश के साथ अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई और आपको बता दें कि मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने केजरीवाल को परेशान किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, केंद्र केजरीवाल के साथ अन्याय कर रहे, ये बातें कही हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ये देखिए, ये उस समय की तस्वीर है जब नीतीश कुमार केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ तेजस्वी यादव रहे। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे। दिल्ली की जनता के साथ केंद्र ने अन्याय किया है, ये बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि 2024 से पहले पूरे विपक्ष को एकजुट किया जाए और बीजेपी को चुनौती तभी दिया जा सकेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश जुटे हुए हैं। अब तक तकरीबन 15 विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। आज वो दूसरी बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये दूसरी बार उनकी मुलाकात हुई है। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक की स्थिति यह है कि 15 विपक्षी नेताओं से वो बातचीत कर चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो मिशन 2024 के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो देखिए, नीतीश कुमार आज फिर दिल्ली में थे। इससे पहले आपको बता दें कि वो डी राजा और सीताराम येचुरी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की हुई है, उनसे बातचीत उनकी हो चुकी है। तो इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही है। मनीषा, आज क्या कुछ रहा? नीतीश कुमार मिलने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल से।
जी अभिषेक, बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार दूसरी बार आज अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। इससे पहले जब वो दिल्ली के दौरे पर थे तब भी वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे और सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है। तो इलेक्शन से पहले ही उन्होंने कहा है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। यही कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी, क्योंकि केंद्र के द्वारा जो अध्यादेश दिल्ली में लाया गया है उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है और अगर सभी विपक्ष दल एकजुट हो जाते हैं तो संसद में हम इस अध्यादेश को हरा सकते हैं। और अगर संसद में सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस अध्यादेश को हटाने में कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए सेमीफाइनल की तरह होगा और हमें फाइनल जीत तब मिलेगी जब 2024 में हम केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। तो इस तरीके के बयान जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी आज मीडिया से जो है बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है और अध्यादेश लाकर तो दिल्ली की जनता को भी अब इन सब के बाद अगला कदम नीतीश कुमार का क्या, क्योंकि कई और विपक्षी नेता हैं और कल जो कर्नाटक में शपथ ग्रहण था वहां से कुछ विपक्षी नेताओं की दूरी, तो फिर एक मंच पे कल ऐसा था कि एक मंच पे सभी दिख जाते, लेकिन ऐसा हो न सका। तो अब नीतीश कुमार का अगला पड़ाव कहां? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कर्नाटक में शपथ ग्रहण के दौरान वहां पर नीतीश कुमार मौजूद थे और उसके दौरान हमने देखा था कई सारे जो नेता थे विपक्ष के वो नदारत हमें नजर आए वहां से। लेकिन इसके बावजूद भी 15 राजनीतिक दलों से वो मुलाकात कर चुके हैं, उनके नेताओं से बातचीत कर चुके हैं, कई राज्यों में वो दौरे भी कर चुके हैं जिसके तहत वो 2024 की रणनीति बना रहे हैं और आगे चल के धीरे धीरे यही कदम नीतीश कुमार रख रहे हैं। चलिए, तो इसमें कितनी कामयाबी मिलती है नीतीश कुमार को, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका तमाम जानकारी के लिए। इस समय आपको लिए चलते हैं बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मंत्री वगैरह के तहत जो लोग काम करें वो उनकी सुनवाई करें, नहीं तो काम करना मुश्किल होगा। हमारा ये मानना है कि एग्जिस्टिंग जो नियम है उसके अनुसार सर्विसेज का अधिकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन का बहुत बड़ा रोल है और संसद का सबसे बड़ा रोल है, तो उसके तहत ये अधिकार केंद्र के पास है। और इसीलिए इससे पूर्व में एक और पहले जजमेंट आ चुका है, कई जजमेंट्स आ चुके हैं। हमारी मान्यता है कि ये पर्टिकुलर जजमेंट उनके कॉन्ट्राडिक्शन में है, मगर जैसे भी अगर हम इस जजमेंट को भी मान लें तो इस जजमेंट के तहत ही कोर्ट ने खुद लिखा है कि केंद्र सरकार चाहे तो कानून ला सकती है। तो कानून लाने की उसी प्रक्रिया में जब संसद अपना अभी छुट्टी पर है तो ऑर्डिनेंस को लाया गया है और ऑर्डिनेंस इसलिए वैलिड है कि राष्ट्रपति के अधिकार को जहां पे पूर्ण राज्य भी है वहां पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर राष्ट्रपति के अधिकार को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। सबसे बड़ी समझने का विषय जो है कि ये कंट्रोवर्सी बनी कैसे, तो ये कंट्रोवर्सी बनने के मूल में जो कारण है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का कंट्रोल दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने हाथ में चाहता है। यही कारण है कि जैसे ही ये नियम बदला, अगर कुछ नहीं किया था तो जो अधिकारी जांच में लगे हुए थे, कागज जुटाने में लगे हुए थे, विजिलेंस के इंचार्ज थे, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे थे, आते ही आपने तत्काल निर्णय से उनको हटाने का प्रयास क्यों किया? यानी आप अपने पद का, कुर्सी का और नियम की एब्सेंस का फायदा उठाते हुए दिल्ली की जनता को और दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, भले ही लोकतंत्र हो, अब पंगु नहीं हो सकती और वो पंगु नहीं होने के कारण उसको अगर आपने पंगु बनाने का काम किया तो उसको सुधारने के तरीके केंद्र के पास और देश के राष्ट्रपति के पास हमेशा ही रहते हैं। और देश की, दिल्ली की व्यवस्था पंगु ना हो, दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था के तहत केंद्र ने अध्यादेश के माध्यम से सिर्फ व्यवस्था को ठीक करने का काम किया और उस व्यवस्था में मुख्यमंत्री को जो बॉडी बनाई गई है सिविल सर्विसेज बोर्ड, उसका अधिकारी ही नहीं बल्कि उसको चेयरमैन बनाया गया है।
चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके अंदर जो है मेंबर रहेंगे और दिल्ली में कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर होगी ये 3 लोगों के सहयोग से ही होगी। और जहां कहीं भी मतलब जैसे मेजॉरिटी का रूल होता है कि अगर 3 में से 2 लोग किस तरफ है उसी के आधार पर निर्णय होगा, मगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होगी तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन के समय पर उसमें अधिकार एलजी के पास दिया गया है कि वो एलजी जो है उस पर निर्णय ले सके। सिर्फ इतना ही किया है। आप मुझे बताइए कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था तो जो विजिलेंस में बैठे हुए अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना मतलब वो क्या नया काम था? अगर कुछ कंप्लेंट थी तो वो पहले होती। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करना, अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना कहीं ना कहीं इनकी जो भ्रष्टाचारी मानसिकता है उसी का परिचय देता है, जो कि नियम कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं। नियम कानून का उल्लंघन करके अपना शीश महल खड़ा करते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करके एक्साइज पॉलिसी बनाते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करके पहले एलजी के घर जाके बैठ गए थे और अभी हाल शुरू में रेल भवन के पास बैठ गए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटियों पर मुहर लग गई। कांग्रेस ने 5 गारंटियों का वादा किया था और इन 5 गारंटी पर पहली ही कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई। आपको बता दें कि ये जो 5 गारंटियां हैं, राज्य में सभी को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा, बीपीएल कार्ड धारक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त में चावल दिया जाएगा, ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 3000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो ये गारंटी थी जो चुनाव प्रचार के दौरान दी गई थी और आपको बता दें कि इसके लिए 18 से 25 वर्ष तक की आयु को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें जो 5वीं गारंटी थी, सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। तो ये 5 वादे थे जो कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से किए थे और पहली ही कैबिनेट की बैठक में इन 5 जो वादे रहे, 5 ही वादों को लेकर के पहली ही कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई, जिसका जिक्र कल शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किया था कि पहली ही बैठक में हम इन 5 वादों को पूरा करेंगे और वो 5 वादों पर फिलहाल मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में घर के प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। इसके अलावा अन्न भाग्य योजना, बीपीएल परिवारों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसके बाद है युवा निधि योजना। युवा निधि योजना के तहत कर्नाटक में घर की हर एक महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह की वित्तीय मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। महिला यात्रियों के लिए निःशुल्क बस यात्रा, ये 5वीं गारंटी है। राज्य सरकार के बसों में सभी महिलाएं फ्री में सफर कर सकेंगी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नए संसद भवन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, ये बातें कही हैं राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री को नहीं। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। ये देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। धारा 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। G20 देश का इवेंट
बीजेपी ने इसे हाईजैक किया। कांग्रेस पर आइडिया ऑफ इंडिया को बचाए रखने की जिम्मेदारी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाए रखने के लिए दूसरी पार्टियों के मुकाबले सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है और धारा 370 बहाल होने तक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो अब देखिए, फिलहाल बहुत बड़ा बयान, उन्होंने विधानसभा चुनाव न लड़ने की बात कही है जब तक जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से धारा 370 लागू न हो जाए तब तक वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े, बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होता है। As far as my party is concerned, it was dismantled, it was broken totally, but the worker is with me and we are rebuilding it. BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. Our problems are within the region. G20 may be something in which may be doing some kind of publicity for the BJP party at the national, at the international level, but it is the SAARC which will establish the leadership of our country within this region, address its problems. Congress has the biggest responsibility as compared to the other parties. So they will have to, kind of sacrifice more if they want to save this country and if they want to save the idea of India. There is no other way. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समीर वानखेड़े से जुड़ी बड़ी खबर है। सीबीआई दफ्तर से पूछताछ के बाद बाहर निकले हैं समीर वानखेड़े। वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सीबीआईसी बोर्ड ले सकता है बड़ा एक्शन। सीबीआईसी ने वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की है। विजिलेंस रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआईसी ने जांच शुरू की है। वानखेड़े अभी चेन्नई में सीबीआईसी विभाग में पोस्टेड हैं। 20 मई को समीर वानखेड़े से 5 घंटे पूछताछ हुई थी। वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।